यहाँ पर हम बात करें इलेक्ट्रिकल मशीन के कॉन्सेप्ट के बारे में हम यहाँ पर देखें। जैसे इलेक्ट्रिकल मशीन के कॉन्सेप्ट हम जैसे सबसे पहले यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखते हैं लॉस ड्यू टू दी वाइंडिंग रेजिस्टेंस। यहाँ पर हम देख रहे थे इलेक्ट्रिकल मशीन के कॉन्सेप्ट हम पहला हम देखते हैं लॉस ड्यू टू वाइंडिंग लॉसेज यहाँ पर होते हैं। वाइंडिंग रेजिस्टेंस की वजह से जो लॉस होते हैं उनके बारे में हम बात करें। तो कैसे लॉसेज होते हैं वाइंडिंग रेजिस्टेंस की वजह से? कॉपर लॉसेज है यहाँ पर वाइंडिंग रेजिस्टेंस की वजह से होते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लॉस ड्यू टू वाइंडिंग रेजिस्टेंस आर copper losses. So winding losses takes place during the current flowing through the winding are known as copper losses. और copper losses हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होते हैं स्क्वायर ऑफ द करंट। अगर कॉपर लॉस की बात करें तो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होते हैं? स्क्वायर ऑफ करंट के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। एंड these are variable losses depend on the load current. और ये हम जो कॉपर लॉसेज इनको क्या कहते हैं? वेरिएबल लॉसेज भी कहते हैं। ये वेरिएबल लॉसेज किस पर डिपेंड करते हैं? ये यहाँ पर हमारा जो लोड करंट होती है उस पर ये डिपेंड करते हैं। और हम बात करें यहाँ पर जैसे कि इसकी बात करते हैं वाइंडिंग लॉसेज आर द लॉसेज सस्टेन्ड बाय मशीन ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एयर टू रोटेशन ऑफ द शाफ्ट। यानी हम कह सकते हैं जो वाइंडिंग लॉसेज हैं या विंडेज जो लॉसेज होते हैं दूसरे होते हैं हमारे पास विंडेज लॉसेज। उनके बारे में बात करें विंडेज लॉसेज। तो विंडेज लॉसेज आर द लॉसेज sustained by machine due to the resistance offered by air due to the resistance offered by air to the rotation of shaft to the rotation of shaft। नेक्स्ट हम कहते हैं these are mechanical losses। जो विंडेज लॉसेज होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? मैकेनिकल लॉसेज। और ये इंडिपेंडेंट होते हैं लोड पर। तो विंडेज लॉसेज की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम विंडेज लॉसेज। पहली बात तो ये क्या होते हैं? मैकेनिकल लॉसेज। मैकेनिकल लॉस। और दूसरा ये इंडिपेंडेंट होते हैं लोड पर। इंडिपेंडेंट टू नेशनल बात करें यहाँ पर जैसे कि as the armature core of electric machine is made of iron and it rotates in magnetic field, a small current get induced in the core। तो हम कह सकते हैं कि आर्मेचर कोर है इलेक्ट्रिकल मशीन की वो आयरन की बनी होती है। यहाँ पर हम बात करें आर्मेचर कोर ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन किसकी बनी होती है? आर्मेचर ऑफ कोर है इलेक्ट्रिकल मशीन की आयरन की बनी होती है। और जब ये आयरन की बनी होती है और दूसरा ये आर्मेचर कोर आयरन की बनी होती है ये रोटेट करती है मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड में ये रोटेट करेगी और मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करने की वजह से स्मॉल यहाँ पर करंट है वो कोर के अंदर इंड्यूस जाती है। स्मॉल करंट इंड्यूस्ड इन द कोर कोर के अंदर स्मॉल करंट है यहाँ पर इंड्यूस जाती है। एंड
एंड ड्यू टू दिस करंट हम कह सकते हैं एडी करंट लॉसेज एंड हिस्टैरिसीस लॉसेज अकर इन दी आर्मेचर आयरन कोर। और इस करंट की वजह से यहाँ पर क्या होते हैं हमारे पास इंड्यूड जो यहाँ पर स्मॉल करंट इंड्यूड होती है, इसी करंट की वजह से हमारे पास में यहाँ पर एडी करंट लॉसेज और हिस्टैरिसीस लॉसेज प्रोड्यूस होती है। एडी करंट लॉसेज एंड हिस्टैरिसीस लॉसेज, हिस्टैरिसीस losses in the armature iron core. नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि आयरन लॉसेज आर कॉल्ड कोर लॉसेज और मैग्नेटिक लॉसेज। आयरन लॉसेज हमारे क्या कहलाते हैं, आयरन लॉसेज को हम कह सकते हैं कोर लॉस भी कह सकते हैं और हम इनको मैग्नेटिक लॉसेज भी कह सकते हैं। मैग्नेटिक लॉसेज भी हम इनको बोल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो आयरन लॉसेज है हमारे कैसे हैं, आयरन लॉसेज आर कांस्टेंट लॉसेज एंड इंडिपेंडेंट टू लोड। ये हमारे कांस्टेंट लॉस एंड independent to load, independent to load। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर। तो पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर करते हैं तो उसका क्या बेनिफिट है हमारे पास। जैसे पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर, तो उससे क्या क्या फायदा है आपको होने वाला है। पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर, तो इससे क्या क्या फायदा होने वाला है। पहला तो इससे फायदा ये होने वाला है कि इसका मेंटेनेंस इजी होगा। अगर दो हम पैरेलल ऑपरेशन में अल्टरनेटर लेते हैं, कंपेयर किससे करते हैं, इसको कंपेयर कर रहे हैं हम सिंगल यूनिट से, सिंगल लार्ज यूनिट से। सिंगल लार्ज यूनिट की जगह हमने क्या किया है, दो पैरेलल अल्टरनेटर हमने काम लिए हैं, सिंगल लार्ज यूनिट। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर कि जब ये पैरेलल ऑपरेशन करते हैं अल्टरनेटर का, इसका मतलब क्या है, ये एफिशिएंसी है वो यहाँ पर अच्छी होगी। दूसरा इसका मेंटेनेंस है ये होगा, कह सकते हैं कि ये मेंटेनेंस मेंटेनेंस यानी कि मेंटेनेंस हम यदि कर सकते हैं, रिड्यूस्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। और रिलायबिलिटी है अच्छी हो जाती है, यानी बेटर रिलायबिलिटी फायदा है। अब बात करते हैं कि एडवांटेज क्या है अगर हम पैरेलल ऑपरेशन में अल्टरनेटर यूज करते हैं। पहला तो रिलायबिलिटी इंक्रीज जाती है और यहाँ पर एफिशिएंसी भी इंक्रीज जाती है। अगर हम बात करें increase efficiency under light load condition, as generator can be switched optically according to the load। तो लाइट लोड की कंडीशन में एफिशिएंसी यहाँ पर की जाती है, क्या देखते हैं इंक्रीज एफिशिएंसी इंक्रीज जाएगी। एंड अंडर मेंटेनेंस एंड रिपेयर और रूटीन वर्क कंटिन्यूटी सप्लाई इज मेंटेन। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम कह सकते हैं कि मेंटेन सप्लाई की जो कंटिन्यूटी है उसको मेंटेन कर सकते हैं
मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं एक अल्टरनेटर का, तब हम कंटिन्यूटी को जारी रख सकते हैं, जो भी सप्लाई की कंटिन्यूटी है। रिपेयर कर रहे हैं कोई भी काम पर, तब भी हम कंटिन्यूटी को जारी रख सकते हैं। और हम अगर हम फ्यूचर एक्सटेंशन करना चाहें, जैसे 2 अल्टरनेटर पैरेलल में कवर कर रहे हैं, 3 अल्टरनेटर लगा दिए, फिर 4 अल्टरनेटर लगा दिए, तो इसका मतलब हम फ्यूचर एक्सटेंशन भी उसको कर सकते हैं। फ्यूचर एक्सपेंशन यानी इजीली फ्यूचर में उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम बोल सकते हैं कि एनी वेरिएशन इन द वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी विल हार्डली मेक ए सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द बसबार वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी। अगर कोई वेरिएशन आता है, इसमें वेरिएशन आता है इसके अंदर वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के अंदर, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी यानी कोई भी वेरिएशन आता है, या तो वोल्टेज में वेरिएशन आए या फिर हम कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन आए, तो उसका हार्डली सिग्निफिकेंट इफेक्ट पड़ता है किस पर, बस बार वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पर। यानी कि कोई भी वेरिएशन आएगा उस पर बहुत कम चांस है कि बस बार पर जो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी है उस पर उसका फर्क या फिर उसका इफेक्ट यहाँ पर शो होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे ब्रूसेज हम यूज करते हैं डीसी मोटर के अंदर, वो किसकी बनी होती है, यानी जनरली हम किसकी कौन से मटेरियल की ब्रूसेज यूज करते हैं। तो डीसी मोटर की हम बात कर रहे हैं, डीसी मोटर में कौन सी ब्रूस हम यूज करते हैं, तो ब्रूस की बात करते हैं। ब्रूसेज यहाँ पर डीसी मोटर बनाई जाती है कार्बन की मोटर, डीसी मोटर के अंदर ब्रूसेज बनी होती है, कार्बन की मोटर में ब्रूसेज बनी होती है, कार्बन ब्रूसेज एंड डीसी मशीन। तो इनके फायदे क्या हैं, जैसे ब्रूसेज आर यूज्ड टू कलेक्ट द करंट ड्यू टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ फ्रॉम द आर्मेचर कॉइल इन डीसी मशीन। यानी कि हम कह सकते हैं कि डीसी मशीन की आर्मेचर कॉइल के अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, डीसी मशीन की आर्मेचर कॉइल, आर्मेचर कॉइल के अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, डीसी मशीन की आर्मेचर कॉइल के अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होती है उसको कलेक्ट करने के लिए हमारे पास में ब्रूसेज होती है। ब्रूसेज आर मेड अप ऑफ कार्बन टू रिड्यूस द वियर एंड टियर इन कम्यूटेटर। तो यहाँ पर कार्बन की क्यों बनाई जाती है, ताकि कम्यूटेटर से, कम्यूटेटर के अंदर जो वियर एंड टियर जो लॉसेज हैं उनको हम कम कर सकें, यानी वियर एंड टियर को रिड्यूस करने के लिए हम कार्बन ब्रूस यूज करते हैं। वहीं the brush is at any particular segment in sort out that particular coil and draw current from the rest of the coil। यानी हम कह सकते हैं कि जब हम ब्रश यूज करते हैं किसी भी पर्टिकुलर सेगमेंट पर, तो हम कह सकते हैं इट सॉर्ट्स आउट दैट पर्टिकुलर कॉइल। तो इसका मतलब वो उस पर्टिकुलर जो कॉइल है उसको सॉर्ट आउट कर देगा और बाकी जो करंट है उसको रेस्ट ऑफ द कॉइल से ड्रॉ करेगा। तो हम कह सकते हैं इफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल हुज करंट विल फ्लो। अगर यहाँ पर कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पर करंट फ्लो होती है, यानी कि हुज करंट विल फ्लो। एंड टू प्रिवेंट दिस, और जैसे ही यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा तो हाई अमाउंट में करंट फ्लो होगी, और इस हाई अमाउंट में करंट फ्लो को रोकने के लिए ब्रूसेज आर positioned in such a way that coil being short circuited has no EMF in it to prevent the heat losses in the brush। यानी हम कह सकते हैं कि ब्रूसेज को ऐसी पोजीशन पर लगाया जाता है ताकि इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से जो ह्यूज अमाउंट में करंट फ्लो हो रही है या लार्ज अमाउंट में जो करंट फ्लो हो रही है, तो वो करंट है यहाँ पर कॉइल के अंदर शॉर्ट सर्किटेड की कंडीशन में कोई भी ईएमएफ यहाँ पर जनरेट नहीं कर सके, ताकि हीट लॉस से हम बच सके। एंड द ब्रूसेज एंड स्पार्किंग एट कम्यूटेटर सेगमेंट, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हीट लॉसेज है ब्रूस में ना हो और स्पार्किंग कम्यूटेटर सेगमेंट में ना हो, इस तरीके से हमें ब्रूस को सेगमेंट में या ऐसी जगह पर या ऐसी पोजीशन पर हमें सेट करना होता है। ब्रूसेज प्लेस्ड अलोंग द मैग्नेटिक नेचुरल एक्सिस, तो हम कह सकते हैं इसलिए ब्रूसेज को कहाँ पर किया जाता है, प्लेस किया जाता है अलोंग द मैग्नेटिक नेचुरल एक्सिस, अलोंग द मैग्नेटिक
पर ब्रुशेज को क्या किया जाएगा, प्लेस किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जैसे वोल्टेज रेगुलेशन का जो ऑप्टिमिस्टिक मेथड है वो कौन सा होता है। हमारे पास में एमएमएफ मेथड है जो कि वोल्टेज रेगुलेशन का ऑप्टिमिस्टिक मेथड होता है। अगर हम बात करें वोल्टेज रेगुलेशन की ऑप्टिमिस्टिक मेथड की तो वो एमएमएफ मेथड होता है। वोल्टेज रेगुलेशन ऑप्टिमिस्टिक मेथड वो होता है हमारा एमएमएफ मेथड। तो यहाँ पर कुछ मेथड हम देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास में तीन तरह के मेथड होते हैं। जैसे सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड की बात कर लेते हैं। इम्पीडेंस मेथड, सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड की हम बात करें क्या होता है। सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अल्टरनेटर इज अदरवाइज कॉल्ड ईएमएफ मेथड। यानी सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड को हम ईएमएफ मेथड भी कहते हैं। The synchronous impedance method or EMF method is based on the contents or based on the concept of replacing the effect of armature reaction by the imaginary reactance। यानी हम कह सकते हैं कि जो आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट है उसको हम किससे रिप्लेस कर देते हैं, इमेजिनरी रिएक्टेंस से रिप्लेस कर देते हैं। इस बेस पर ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर होता है। This method gives result which is higher than the original value। यानी जो EMF मेथड है, सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड, ये क्या होता है, ओरिजिनल जो वैल्यू होती है उससे ज़्यादा अमाउंट में हमें रिजल्ट देता है। इसलिए हम इस मेथड को क्या कहते हैं, पेसिमिस्टिक मेथड भी हम इसको कहते हैं। और हम बात करें फॉर कैलकुलेटिंग द रेगुलेशन, द सिंक्रोनस मेथड रिक्वायर्ड द आर्मेचर रिएक्टेंस पर रेजिस्टेंस पर फेज। तो यहाँ पर सिंक्रोनस मेथड है, इसको क्या जरूरत होगी, आर्मेचर रेजिस्टेंस पर फेज की यहाँ पर जरूरत होगी। एंड ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। और यहाँ पर किसकी चीज की जरूरत होगी, अगर हमें रेगुलेशन इसके द्वारा, इस मेथड के द्वारा कैलकुलेट करना है तो हमें आर्मेचर रेजिस्टेंस पर फेज की जरूरत होगी, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स की हमें जरूरत होगी और शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स की हमें जरूरत होगी। फिर हम बात करते हैं दूसरे मेथड की, आर्मेचर टर्न मेथड। तो दूसरा मेथड है हमारे पास में आर्मेचर आर्मेचर टर्न मेथड के अंदर क्या होता है, इट इज आल्सो नोन एज एमएमएफ मेथड। तो आर्मेचर टर्न मेथड है वो क्या कहलाता है, हमारा एमएमएफ मेथड कहलाता है। इट गिव्स ए वैल्यू व्हिच इज लोअर देन द ओरिजिनल वैल्यू। तो हमारा जो आर्मेचर टर्न मेथड है ये क्या करेगा, जो वैल्यू होगी उससे लोअर देन वैल्यू देगा। इस वजह से हम इस मेथड को कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक मेथड। एंड टू कैलकुलेट द वोल्टेज रेगुलेशन बाय एमएमएफ मेथड, द some information are required. These information are: first one is the resistance of stator winding per phase. Second information is open circuit characteristics at synchronous speed. And third information is field current at rated short circuit current. नेक्स्ट हम देखें एक और मेथड होता है पॉइंटर ट्रायंगल मेथड। पॉइंटर जैसे हम बात करें कॉर्टियर हो सकते हैं, कॉर्टियर ट्रायंगल मेथड, ट्रायंगल मेथड। तो कॉर्टियर ट्रायंगल मेथड क्या होता है, दिस मेथड डिपेंड ऑन द सेपरेशन ऑफ लीकेज रिएक्टेंस ऑफ आर्मेचर एंड इट्स इफेक्ट। यानी ये मेथड किस पर डिपेंड करता है, ये मेथड डिपेंड करेगा कि लीकेज रिएक्टेंस ऑफ आर्मेचर और उसके इफेक्ट को सेपरेट करेगा। इट इज यूज्ड टू ऑब्टेन द लीकेज रिएक्टेंस एंड फील्ड करंट इक्विवेलेंट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। यानी ये किस लिए किया जाता है, ताकि हम लीकेज रिएक्टेंस है और फील्ड करंट इक्विवेलेंट है आर्मेचर रिएक्शन का वो ऑब्टेन कर सकें। इट इज मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन का सबसे एक्यूरेट मेथड माना जाता है पॉइंटर ट्रायंगल मेथड। और हम कह सकते हैं फॉर कैलकुलेटिंग द रेगुलेशन इट रिक्वायर ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स। इसको यहाँ पर ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स की जरूरत पड़ती है और जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके लिए यहाँ पर पॉइंटर ट्रायंगल एंगल को जरूरत पड़ती है। अब कुछ एजम्पशन है जो इस मेथड के द्वारा बनाए जाते हैं। कौन कौन से एजम्पशन है,
जिससे आर्मेचर रिएक्शन है उसको नेगलेक्ट माना जाए। ओपन सर्किट टेस्ट ऑन नो लोड एक्यूरेटली, यानी ओपन सर्किट टेस्ट है वो नो लोड पर एक्यूरेटली ली जाए एंड रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन एमएमएफ एंड वोल्टेज ऑन लोड। और यहाँ पर ये क्या रिप्रेजेंट करेगी, एमएमएफ एंड वोल्टेज ऑन लोड ये रिप्रेजेंट करेगी। नेक्स्ट कह सकते हैं लीकेज रिएक्टेंस वोल्टेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्साइटेशन, और लीकेज रिएक्टेंस जो वोल्टेज है वो एक्साइटेशन से क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। आर्मेचर रिएक्शन एमएमएफ है वो क्या होगी, यहाँ पर कांस्टेंट होगी। ये भी हम assumption में मान लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जैसे इंड्यूस्ड ईएमएफ है, जो जनरेटर के अंदर डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो कौन से लॉ के अकॉर्डिंग इंड्यूस होता है। तो यहाँ पर हम बात करें डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ इन जनरेटर। डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ इन जनरेटर। तो जनरेटर में डायनेमिकली जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो किसके द्वारा होता है। जनरेटर में डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो हमारे फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग होता है, यानी फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग क्रिएट होगा। फैराडे लॉ, तो इसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल जनरेटर इज ए मशीन विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल जो जनरेटर की है वो क्या है, एक तरीके से मशीन है जो कि क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल जनरेटर क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट करेगा। और हम कह सकते हैं इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, और ये डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ की प्रिंसिपल पर बेस होते हैं जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल जनरेटर होते हैं। फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या कहता है और सेकंड लॉ क्या कहता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। फैराडे फर्स्ट लॉ की बात करते हैं और फिर हम बात करेंगे सेकंड लॉ की। तो फैराडे फर्स्ट लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू फैराडे फर्स्ट लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन states that Faraday first law of electromagnetic induction states that whenever conductor is placed in varying magnetic field, यानी एक वेरी करता हुआ ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें अगर हम कोई कंडक्टर रखते हैं, when a conductor is placed in a varying magnetic field, EMF induced which is called induced EMF। तो यहाँ पर कंडक्टर के अंदर क्या होगा, EMF प्रोड्यूस होगा, that is called induced EMF। If the conductor circuit is closed, अगर ये कंडक्टर का सर्किट है, जो कंडक्टर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यानी बेयरिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो कंडक्टर है उसका सर्किट अगर क्लोज्ड है तो द करंट विल आल्सो सर्कुलेट थ्रू द सर्किट। तो यहाँ पर क्लोज सर्किट होगा तो यहाँ पर करंट भी यहाँ पर सर्कुलेट होना स्टार्ट हो जाएगी। क्लोज सर्किट होने की वजह से यहाँ पर क्या होगी, करंट भी उस सर्किट के अंदर सर्कुलेट होना स्टार्ट हो जाएगी, सर्कुलेटिंग थ्रू द करंट सर्किट, एंड दिस करंट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। और ये जो क्लोज सर्किट होने की वजह से जो करंट इंड्यूस होगी उसे हम कहेंगे इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट। और यहाँ पर जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। दूसरा क्या लो क्या कहता है, दूसरे लो की बात करते हैं, फैराडे का सेकंड लॉ। जैसे फैराडे सेकंड लॉ की बात करते हैं, सेकंड लॉ क्या कहता है। तो
सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग बात करें, फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टेट दैट the magnitude of EMF induced in the coil is equal to the rate of change of flux that linkage with the coil। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो कॉइल के साथ में क्या है हमारा फ्लक्स लिंक है उसका चेंज की बात करते हैं, यानी रेट ऑफ change of flux, rate of change of flux that is linked with the coil is decide the induced EMF magnitude, and the flux linkage of the coil is product of number of turn in the coil and flux associated with the coil। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो फ्लक्स है लिंक जो कॉइल के साथ में होता है फ्लक्स लिंक, यानी कि हम कह सकते हैं लिंक्ड फ्लक्स जो कॉइल के साथ में होता है वो किस पर डिपेंड करता है, वो नंबर ऑफ टर्न पर और प्रोडक्ट ऑफ, यानी कि इसको मल्टीप्लाई कर देते नंबर ऑफ टर्न को फ्लक्स के साथ में, तो ये आ जाएगा हमारे पास में लिंकेज फ्लक्स, यानी कि फ्लक्स एसोसिएटेड विद कॉइल नंबर ऑफ टर्न, जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न होंगे उतने ही ज्यादा यहाँ पर लिंकेज फ्लक्स होगा, और लिंकेज फ्लक्स के अकॉर्डिंग उतना ही ज्यादा मैग्नीट्यूड यहाँ पर क्रिएट होगा। नेक्स्ट हम बात करें जैसे सिंक्रोनस मोटर की बात करते हैं। सिंक्रोनस मोटर में क्या होता है, वी कर्व के अंदर रिलेशन जो होता है सिंक्रोनस मोटर के वी कर्व की बात करते हैं। सिंक्रोनस मोटर वी कर्व, तो वी कर्व में जो रिलेशन होता है वो किसके बीच में रिलेशन होता है, डीसी फील्ड करंट एंड आर्मेचर करंट, डीसी फील्ड करंट एंड आर्मेचर करंट, डीसी फील्ड करंट होती है और एसी आर्मेचर करंट होती है, आर्मेचर करंट। नेक्स्ट हम बात करें वी कर्व के अकॉर्डिंग, हमने बात देखा सिंक्रोनस मोटर। अब हम बात करेंगे थ्री पॉइंट डिस्ट्रैक्टर की। थ्री पॉइंट डिस्ट्रैक्टर हम कहाँ पर यूज करते हैं, यानी क्या चीज को लिए हम थ्री पॉइंट डिस्ट्रैक्टर का यूज करते हैं, किस तरीके से वो काम करता है थ्री पॉइंट डिस्ट्रैक्टर, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे थ्री पॉइंट स्टार्टर इज यूज्ड टू, थ्री पॉइंट स्टार्टर, थ्री पॉइंट स्टार्टर हम क्या यूज करते हैं, थ्री पॉइंट स्टार्टर यूज करते हैं ताकि हम आर्मेचर करंट को मिनिमाइज कर सकें, मिनिमाइज आर्मेचर करंट को मिनिमाइज करने के लिए हम थ्री पॉइंट स्टार्टर यहाँ पर यूज करेंगे। नेक्स्ट हम देखें कि थ्री पॉइंट स्टार्टर वर्क कैसे करता है, क्या इसका डायग्राम होता है, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो डीसी मोटर आर्मेचर करंट के बारे में बात करते हैं, डीसी मोटर की आर्मेचर करंट कैसे दी जाती है। जैसे बैक ईएमएफ की बात करते हैं, बैक ईएमएफ डीसी मोटर की बात कर रहे हैं, जो वी की वैल्यू होती है, वी इक्वल टू होता है ईवी माइनस आई ए आर ए,
बैक ईएमएफ होता है, बैक ईएमएफ की वैल्यू हम ऐसे निकालते हैं। इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, यानी IaRa इक्वल टू IaRa इक्वल टू B माइनस के ई बी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि बी की जो वैल्यू है वो क्या होती है, EV प्लस IaRa। तो अगर हमें आर्मेचर करंट की वैल्यू निकालनी है तो आर्मेचर करंट की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, V माइनस के EV डिवाइड बाई RA। तो हमारे पास में क्या है, ये मैं लिखता हूँ, फिर डीसी मोटर के अंदर हम लेते हैं, यानी V इक्वल टू बैक ईएमएफ प्लस IaRa। तो बैक ईएमएफ जो होता है डेवलप्ड एज ए मोटर आर्मेचर स्टार्ट टू रोटेट इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो बैक ईएमएफ तभी डेवलप होता है कि जो मोटर हमारी स्टार्ट हो रही है वो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में यहाँ पर स्टार्ट हो रही है। इनिशियली बैक ईएमएफ इज जीरो एंड देयरफॉर स्टार्टिंग आर्मेचर करंट इज हाई। इनिशियली क्या होता है, बैक ईएमएफ जीरो होता है हमारे पास डीसी मोटर के अंदर। तो हम कह सकते हैं इनिशियली बैक ईएमएफ वो जीरो होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो आर्मेचर करंट है वो हमारी बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो उसको लिमिट करने के लिए, टू लिमिट और मिनिमाइज द स्टार्टिंग आर्मेचर करंट, वी यूज 3 पॉइंट स्टार्टर। ये 3 पॉइंट स्टार्टर हेल्प इन स्टार्टिंग एंड रनिंग। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो 3 पॉइंट स्टार्टर है वो हेल्प्स इन स्टार्टिंग एंड रनिंग दी शंट बाउंड मोटर और कंपाउंड बाउंड डीसी मोटर। तो ये किस में काम करता है, 3 पॉइंट जो स्टार्टर है यहाँ पर काम करेगा स्टार्टिंग दी एंड रनिंग दी, स्टार्टिंग एंड रनिंग कौन कौन सी मोटर, दी शंट बाउंड मोटर और कंपाउंड बाउंड मोटर, दी शंट बाउंड मोटर और हम कह सकते हैं यहाँ पर कंपाउंड बाउंड डीसी मोटर, कंपाउंड बाउंड डीसी मोटर, इसमें हम इसका यूज करेंगे। अब हम बात करते हैं जैसे पहली बात तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि 3 पॉइंट स्टार्टर इज यूज टू रिड्यूस द स्टार्टिंग करंट एंड इट हैज 3 टर्मिनल। तो 3 पॉइंट स्टार्टर है वो स्टार्टिंग करंट को रिड्यूस करने के लिए काम आता है, और इसके अंदर 3 टर्मिनल होते हैं। तो 3 टर्मिनल होता है, एक तो हमारा होता है लाइन टर्मिनल, जिसे हम बात करते हैं, इसका डायग्राम बना के रख देते हैं यहाँ पर। 3 पॉइंट स्टार्टर का यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं। जैसे स्टार्टिंग रेजिस्टेंस की बात करें, यहाँ से बनाते हैं 2 3 4 5 ऐसे रेजिस्टेंस हम यूज करते हैं। यानी स्टार्टिंग में R1 रेजिस्टेंस, R2 रेजिस्टेंस, R3 रेजिस्टेंस, R4 रेजिस्टेंस, R5 रेजिस्टेंस और R6 रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर ये R1 है हमारा, क्या कहलाएगा, स्टार्टिंग रेजिस्टेंस कहलाएगा, स्टार्टिंग रेजिस्टेंस, स्टार्टिंग रेजिस्टेंस। तो ये हमारी जो वैल्यू है स्टार्टिंग रेजिस्टेंस की, ये हम कनेक्ट करेंगे।
तो ये हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, जैसे लो वोल्ट कॉइल है यहाँ पर कनेक्ट की जाएगी। तो ये हम लगा देते हैं यहाँ पर नो वोल्ट कॉइल, ये होगी हमारी नो वोल्ट कॉइल। अब क्या करते हैं, नो वोल्ट कॉइल है वो हमारी किसके साथ कनेक्ट होगी, जो मेन सर्किट डायग्राम का कॉइल होगी। जैसे हम बात करें यहाँ पर इस सेक्शन से कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ऑफ कंडीशन में है इस तरीके से। यहाँ पर मेन कॉइल हमारी कनेक्ट होगी, इसको हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। ये आगे की साइड मूव करेगा, यहाँ पर हमारी कॉइल होगी, जैसे कि कॉइल के साथ में जो प्रेशर कनेक्ट होगा, इसमें कॉइल कनेक्ट होगी, ये कॉइल कनेक्ट होगी। अब ये कॉइल है वो स्प्रिंग का काम करती है, तो हम कहेंगे ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग। और यहाँ पर ये स्प्रिंग है, ये ओवरलोड रिलीज से कनेक्ट होगी। तो ओवरलोड रिलीज यहाँ पर बना देते हैं, ओवरलोड रिलीज, ये है हमारा ओवरलोड रिलीज। यहाँ पर स्प्रिंग कनेक्ट होगी, इस पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं, ये इससे कनेक्ट होगी, ओवरलोड रिलीज बोलेंगे इसको। ओवरलोड रिलीज। अब इसका नीचे का कंस्ट्रक्शन बनाते हैं। ओवरलोड रिलीज के बाद में यहाँ पर लीवर होगा, तो 3 पॉइंट हम बना देते हैं यहाँ पर। इससे पहला पॉइंट ये बन गया है एल, यानी कि एल टर्मिनल बन गया हमारा, तो ये एल हो गया। एक सेंटर में होगा यहाँ पर एफ, इसे इस पॉइंट पर बना देते हैं एफ, और एक बाद में होगा ए टर्मिनल, इसे इस पॉइंट पर बना देते हैं ए। अब क्या करते हैं, इसको हम इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं, एफ है, ये ए है, एक ही साथ में हम कनेक्ट कर देते हैं, ये F1 F2 कॉइल के अकॉर्डिंग हो जाएगा, F1 एंड F2। और यहाँ पर ए के अकॉर्डिंग बात करें तो ये हो जाएगी एम की वैल्यू। और ये जो पॉइंट होगा यहाँ पर, जैसे कि पास में यहाँ पर हम देंगे लीवर, यहाँ पर होगा लीवर जो कि नीचे टच नहीं करेगा, ये लीवर है, यानी ओवरलोड रिलीज के नीचे जस्ट होगा लीवर, ये यहाँ पर काम करेगा लीवर का। एक ट्रायंगुलर आयरन पीस होगा जो कि यहाँ पर होगा लीवर के जस्ट ऊपर, ट्रायंगुलर आयरन पीस इस तरीके से, ट्रायंगुलर आयरन पीस, आयरन पीस। उसके बाद में हम क्या करते हैं, इसको इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। जैसे ये हम स्विच लगा लेते हैं, यहाँ पर स्विच का कनेक्शन एक ऐसे हो जाएगा। दूसरा हम इसका कनेक्शन करते हैं,
और ये फील्ड कॉइल का टर्मिनल हो गया। मोटर के टर्मिनल को यहाँ पर नाम दे देंगे A2 और A1 हमने नाम दे दिया। अब ऊपर हम कंस्ट्रक्शन में जाते हैं इसके। ये दो जो पॉइंट हैं, एक ट्रायंगुलर वाला पॉइंट हमारा है, ये वाला पॉइंट, इसकी साइड में से हम लेते हैं दो सेक्शन हम देंगे ताकि इसको हम नो बोल्ट कॉइल के साथ कनेक्ट कर सकें। तो नो बोल्ट कॉइल के साथ कनेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पर नो बोल्ट कॉइल के साथ मिलेंगे। और दूसरा हम लेते हैं, दूसरा पॉइंट है यहाँ पर ट्रायंगुलर से नो बोल्ट कॉइल के जस्ट ऊपर आ जाएगा। ऊपर वाला टर्मिनल जो है नो बोल्ट कॉइल के साथ कनेक्ट होगा इस तरीके से। और नीचे वाला टर्मिनल है यहाँ पर, ये बी पॉइंट होगा, ये इसके साथ कनेक्ट होगा। नीचे वाला पॉइंट हमारा कनेक्ट हो जाएगा इससे एफ से, फील्ड कॉइल से। तो ऊपर वाला है, ऊपर वाले में जो रन सेक्शन है, ये पॉइंट है, ये हमारा हो जाएगा मोटर से, और ये हमारा कहलाएगा रन सेक्शन। यहाँ पर रन के लिए ये रनिंग कंडीशन में जो बोलते हैं। और यहाँ पर अब एक हमारा ये सेक्शन बच रहा है, ये सेक्शन बच रहा है, इसको हम किधर मिला देंगे, इधर मिला देंगे स्टार्टिंग रेजिस्टेंस के थ्रू, इसके साथ में। और यहाँ से ये कॉइल है, ये इस तरीके से मूव करेगी स्टैंड पर, जो होता है हमारा पीक पॉइंट, यानी पॉइंट हमारे यहाँ थी। तो ये कंप्लीट डायग्राम में हमारा पीक पॉइंट स्टार्ट है। अब इसमें जो एल है वो लाइन टर्मिनल कहलाता है हमारा, यहाँ पर एल लाइन टर्मिनल है। एल जो है हमारा वो हमारा फील्ड टर्मिनल है, यानी फील्ड वाइंडिंग कनेक्ट की जाती है। लाइन टर्मिनल है, इसमें पॉजिटिव सप्लाई कनेक्ट की जाती है लाइन टर्मिनल। एफ है फील्ड वाइंडिंग है, यानी कि फील्ड टर्मिनल है, और उसके यहाँ पर फील्ड वाइंडिंग कनेक्ट की जाती है। और ये हमारा आर्मेचर टर्मिनल है, यहाँ पर आर्मेचर वाइंडिंग कनेक्ट की जाती है। तो ये तीनों पॉइंट है। नो बोल्ट कॉइल इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द शंट फील्ड है। तो नो बोल्ट कॉइल है यहाँ पर शंट फील्ड के साथ में सीरीज में कनेक्ट की जाती है, ये भी हमें ध्यान रखना है। बाकी कॉन्सेप्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में